गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे देश का बजट आ गया है। बजट आने के बाद हमारा आज जो सेशन है वो बजट के ऊपर है। स्पेसिफिकली आप जैसा देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर की फीचर्स के साथ आज का बजट आपको दिख रहा होगा। इसी बजट के ऊपर हमारा आज डिस्कशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट लॉन्च किया है किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, वो है सर आपका बजट ईयर 2023 एंड 24 के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो सर बजट कब आता है। मैं सब लोगों को बता दूं, हमारे देश में आज का जो बजट है वो आज आपके लिए बजट आता है। आज आपके लिए जो बजट आता है वो आता है सर 1 फरवरी के डेट में। 1 फरवरी के डेट में आपका बजट आज के डेट में आ रहा है और हर साल ये 1 फरवरी को आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है। इस बजट का इंपैक्ट क्या पड़ता है? इस बजट का इंपैक्ट हमारे पास आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए पड़ता है। यानी हमारा जो अगला साल आ रहा है, अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, उसके लिए हमारा ये बजट रहता है। तो 1 फरवरी को ये जो बजट आज आया है बच्चों, वो बजट आपके किस पर्पस के लिए आया है? सर ये बजट आया है फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024, यानी इसका एप्लीकेबिलिटी का डेट रहेगा 1 अप्रैल 2023 टू हमारे पास ये बजट चला जाएगा 31 मार्च 2024, यानी 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये हमारा बजट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं सर, हम लोग चलते हैं कि हमारे की फीचर्स क्या रहेंगे इस बजट के। सर हम लोग की फीचर्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले सर ये विजन अमृत काल के लिए आया है। अमृत काल हम लोग किसे कहने वाले हैं? सर अमृत काल हमारे पास जब हम लोग अपने 100 ईयर्स कंप्लीट करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए। देखो हर 25 ईयर्स का आपका पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस बीतता जा रहा है। फर्स्ट 25 इयर्स डिफरेंट थे, सेकेंड 25 इयर्स में हम लोगों ने एलपीजी और बड़े बड़े पॉलिसीज को अचीव किया था। लास्ट आपने देखा हम लोगों ने अपना 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया है। अब 76 इयर्स टू 100 इयर्स हमारा अमृत काल का महोत्सव आ रहा है और इस अमृत काल में हम लोग 3 चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस करने वाले हैं। हमारा वो 3 चीज कौन सा रहेगा सर? इस अमृत काल में हम लोग अपने पास 3 जो बेसिक चीजों पर कवर कर रहे हैं। वो सबसे पहला है अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन यूथ, यानी हमारा जो देश है यहां पर ज्यादातर लोग आपके कम उम्र के हैं, यानी जवान लोग हैं हमारे देश में। मैक्सिमम लोग हैं जिनका उम्र आपके पास 15 से 35 या मैक्सिमम 45 एज के उम्र की ज्यादा जनसंख्या है हमारे देश में। इसके वजह से सर हमारे पास ये फोकस किया गया है बजट में कि ये बजट सिटीजन पर फोकस करने के साथ यूथ पर ज्यादा ध्यान देगा। फिर आते हैं अगला हमारे पास जो बजट में ध्यान रखी गई बातें, वो है सर एक ग्रोथ और दूसरा जॉब क्रिएशन। आप देख सकते हो पॉलिटिकल मूवमेंट्स और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सरकार हैं जो चैलेंजेस कर रहे हैं कि सर हमारा जो जॉब क्रिएशन है, हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो आज जो हमारा बजट आया है उस बजट में ये कहा गया है कि सर हम लोग दोनों तरीके से आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। एक तो सर बिजनेसमैन और यंग एंटरप्रेन्योर्स को नए लाएंगे जो मार्केट में जॉब पुश करेंगे, प्लस गवर्नमेंट और प्राइवेट जो आपके एमएनसीज है ऑलरेडी, वो किस तरीके से जॉब को ग्रोथ करेंगी, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। फिर आ जाते हैं अगला, इसके बाद हमारा सर टॉपिक जो है वो है सर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी लॉन्ग टर्म का, माइक्रो कहते हैं सर छोटे चीजों के लिए, यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस या ऐसी चीजें जो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रहेंगी। मैक्रो उसे कहा जाता है जहां पर लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए आपका इकोनॉमी कैसा रहेगा। कुछ भी थोड़े दिनों के लिए नहीं कोशिश करना है हमें, जो भी कोशिश करना है, जो भी बातें करनी है वो लंबे समय के लिए जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आपका बजट का फोकस किया गया है। तो 3 बात हुए अमृत काल में, पहला यूथ के ऊपर फोकस, दूसरा ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, फिर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक और एनवायरमेंट के ऊपर ग्रोथ हमारा कैसा रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट पर हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा सर जो टॉपिक है वो है सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज। ठीक है, देखो जो भी हमारा आज का बजट आया है ना, या आने वाले इधर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जरूर ध्यान दिया है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, इंडिया का जो पुराने ट्रेडिशंस है, जहां से हम लोग अपने कोर वैल्यू को डिराइव करते हैं, उन कोर वैल्यूज को ना छोड़ा जाए, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना सारे काम करें। तो सप्तऋषि 7 साधु थे जिन्होंने धरती के निर्माण में बहुत सारे ऐसे काम किए थे भारत के खोज में। जब आप वेद वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सप्तऋषि का क्या महत्व है। इसीलिए उन्होंने सप्तऋषि का मॉडल लाया है जहां पर 7 प्रायोरिटीज की बात हो रही है। इन 7 प्रायोरिटीज में
आपके पास आज के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट में पॉइंट्स रखे हैं वो सबसे पहला सर उसमें पॉइंट है आपके पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। क्या पॉइंट है सर हमारे पास? सर सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है कि लोगों को छोड़कर नहीं, यानी हर एक आदमी से पूछा जाए, हर एक सेक्टर से पूछा जाए कि तुम्हारे सेक्टर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कहां कमी रह जा रही है, उनके अकॉर्डिंगली उनका बात सुनकर आप रखोगे, सबको मिलाओ, सबको एक साथ लाओ, उनसे पूछकर और उनके अकॉर्डिंगली अपना बजट लेकर आओ, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही जाएगी। दूसरा, रीचिंग द लास्ट माइल। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, लास्ट माइल के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शंस है, जो हमारे रिसोर्सेस है कंट्री के, उन रिसोर्सेस को लास्ट माइल तक ले जाया जाए ताकि हमारी जो गिनती है वो भी आपके पास डेवलप्ड नेशन में हो सके। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, रीचिंग द लास्ट माइल करना है। सर अगेन यहां पर सर सप्त ऋषि में एक ऋषि का आपके पास बात कहा गया है, यूथ के पावर। सर वो जो नौजवान है भारत में, उस यूथ पावर को ऐसा यूटिलाइजेशन किया जाए जिसके वजह से सर आपके पास मैक्सिमम आपके पास उस ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर आपका प्रोडक्टिव या एफिशिएंसी आपके कंट्री की इंक्रीज की जा सके। फाइनेंशियल सेक्टर का ध्यान रखना है हमें। सर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या ध्यान रखना है सर, हमारा जो रुपया है सर वो कमजोर नहीं होना चाहिए। अगेन हमारे बाहर जो फिजिकल डेफिसिट है, बेसिकली कहा जाए जो हमारे देश की जो लाइबिलिटीज हैं, जो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन ले रखा है, उन्हें कम किया जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, उन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, आपके सरप्लस और डेफिसिट्स को सर आपस में बराबर किया जा सके। फाइनेंशियल सेक्टर में सर बैंक्स पे भी काफी खासा ध्यान रखा गया है। फिर आते हैं, आप देख रहे हो आज के डेट में पोस्ट कोविड कितने इंपैक्ट पड़ रहे हैं। इस वजह से सर यह भी ध्यान दिया गया है कि हम लोग नेचर के साथ जुड़े रहे, यानी कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रोथ की बात की जा रही है। ग्रीन ग्रोथ की बात कहने की मतलब सर सारी चीजें एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली हो जाए, यानी मैक्सिमम काम जो हम लोग अपने पास करें सर वो ऐसा हो कि आपका नेचर हमें सपोर्ट करे, इंडियन जो सिस्टम है, इंडियन इकोसिस्टम और इंप्रूव करे, ना कि सर हम लोग पॉल्यूशन को बढ़ाएं। पॉल्यूशन को जितने ज्यादा रिड्यूस कर सके उस पर भी बात किया गया है। सर अमृत काल, यानी ये जो 25 साल आपके आने वाले हैं, इसे ध्यान में रखकर किया गया है। 1 या 2 दिन का विजन नहीं है ये सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लॉन्ग रन विजन है सर। यहां से लेकर 100 साल तक, आजादी के 100 साल पुरने तक आपके विजन पर ध्यान रखा गया है। फिर आते हैं अनलीशिंग द पोटेंशियल। जब आप अपना इकोसिस्टम अच्छा यूज करेंगे और यूथ के पावर को सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे, फाइनेंस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब आप करने लगेंगे, तो सर आप अपने पोटेंशियल को 100% यूज कर पाएंगे। हालांकि 100% प्रैक्टिकल पोटेंशियल यूज करना पॉसिबल नहीं है सर। अभी हम लोग आज के डेट में इंडिया में जो पोटेंशियल यूज कर पाते हैं वो हार्डली आपके पास 45 to 55% का पोटेंशियल यूज कर पा रहे हैं हम लोग अपने सभी रिसोर्सेज का। सर टारगेट ये है कि जैसे वो 75 या 80% क्रॉस कर जाएगा, हम लोग डेवलप्ड नेशंस में आ जाएंगे और सर हमारा तेजी से विकास होने लगेगा। तो सर हमारे पास उस पोटेंशियल को खोजने की बात हो रही है। और लास्ट सर हम लोग इन सारे चीजों में देखेंगे तो आज इस बजट में एक मैटर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। यानी हमारा देश ऐसा इन्वेस्टमेंट करे जिससे देश के रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगे। और दूसरी बात सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर हम कंपीट कर सकें। जितने भी बड़े जगह हो या जितने भी बड़े डेवलप्ड नेशन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या आपके पास अमेरिकन कंट्रीज हो, उन सारे कंट्रीज को हम लोग खुलेआम चैलेंज कर सकें। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना आपका सॉलिड बेस बन जाए, इतने सॉलिड स्ट्रक्चर मिल जाए कि सर हम लोगों को कहीं भी दूसरे जगह जाने की जरूरत ना पड़े। तो सर ये सप्तऋषि मॉडल है। इन 7 पॉइंट्स पर आपके पास सबसे ज्यादा कोशिश किया गया है। ये सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज का जो बात है सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर आप लोगों को ज्यादातर एक्सप्लेनेशन के लिए आया हूं। ये सारे का सारा मॉडल और सारी चीजें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। मैंने ये सारी चीजों को सिर्फ समरी में एक्सप्लेनेशन करने का काम आपके पास दिया गया। यानी ये सारा कंटेंट कहां से आया है सर, ये सारा कंटेंट आपके यूनियन बजट का है और सर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिजाइन किया हुआ सारा काम है। नेक्स्ट आते हैं सर, इसके बाद सर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सप्तऋषि मॉडल के बाद अब हमारा अगला जो सर सेक्टर है या अगला जो हमारा सेगमेंट है आप बेसिकली कह सकते हैं वो है सबका साथ सबका विकास। जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की पॉइंट हम लोगों ने देखी, उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम लोग किन चीजों के बारे में फोकस करेंगे, क्या क्या बातें हैं जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमें रखनी है। सर सबका साथ सबका विकास, ये तो सर आपके बीजेपी का टैगलाइन है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपने यूनियन बजट में भी रख रखा है। सर इसमें बात किस पर हो रही है, सबसे पहले इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हमारे फार्मर्स हैं, तो एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर फोकस किया गया है। इन एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कैसे फोकस किया जा रहा है सर, आप देख सकते हो यहां पर बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देना है, ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देना है आपके पास जो कि कहीं से भी एक्सेसिबल हो, कोई कहीं से भी वहां पहुंच सके और इंफॉर्मेटिव हो, किसानों को जानकारियां और सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके, ऐसी जानकारियां जिससे किसानों को आसानी से उनके फार्मिंग का सॉल्यूशन, एग्रीकल्चरिस्ट को सॉल्यूशन मिल जाए। इसके बारे में पहला फोकस किया गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो पॉइंट कहा गया है, आपके पास कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसे AAF के नाम से जाना जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड्स। ये एनकरेज करने के लिए होगा, किन लोगों को एनकरेज करने के लिए होगा सर, रूरल एरियाज में जो लोग स्टार्टअप्स के लिए जाना चाह रहे हैं, जो लोग रूरल एरियाज में अपने पास स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं, उन लोगों तक सर सरकार की फंड्स या स्कीम आसानी से नहीं पहुंच पाती है। अब रीच ऐसा होना चाहिए कि सर स्टार्टअप्स गांव-गांव के छोटे छोटे कस्बे, ब्लॉक्स और ऐसे जगहों से आपके स्टार्टअप्स निकल कर आए कि सर फार्मर्स तक आपके बिजनेस में कूद जाए, ठीक है। तो ऐसे एग्रीकल्चर एक्सलेटर्स फंड बनाने हैं जिससे आपके पास स्टार्टअप रूरल एरिया में दिया जा सके। आत्मनिर्भर भारत AB को कहा जाता है, ANB किसे कहा जाता है सर, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए सर, इस आत्मनिर्भर भारत में आपके पास क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी सर। आत्मनिर्भर भारत में आपके पास हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लाया गया है जो कि लॉन्च कर दिया जाएगा। इसे सर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं किसानों का ज्यादातर मैक्सिमम जो आपके पास इनकम आता है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से आता है, और ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स किसानों को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर देता है जिससे वो घर चला सकते हैं। तो सर आत्मनिर्भर भारत में ऐसा प्लांटेशन आपके पास लाया जाएगा जिससे आपका हॉर्टिकल्चर ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जा सके। अब इस हॉर्टिकल्चर बूस्ट प्रोग्राम के साथ आपका क्या है सर, टारगेट फंडिंग है। पहले सिर्फ नॉर्मल फंडिंग की बात कही जाती थी, अब लोगों को, बैंक्स को और जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें टारगेट दिए जाएंगे। 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज प्रोजेक्ट के लिए। और भी प्रोजेक्ट है इसमें सर, मेनली किस लिए फोकस किया गया है सर, जैसे कि आप अपने पास सर पशुपालन करने का काम करते हो, एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हो, आप फिशरीज यानी आप मछली पालन का काम कर रहे होते हो, मत्स्य पालन का काम कर रहे होते हो, या डेयरी आप अपने पास होते हो सर, काऊ, गोट्स और भैंस, इन सारे चीजों को, बुफेलो का आप मिल्क डेयरी वगैरह का काम करते हो, तो ऐसे केस में आपके पास क्या निकल कर आएगा सर, टारगेट फंडिंग निकल कर आएगा। 20 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने टारगेट देना है लोगों को कि एग्रीकल्चरिस्ट आपके पास फंड दो किसानों को और उनको क्रेडिट फैसिलिटी दो और उनसे मैक्सिमम आप अपने पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेकर आओ, ठीक है। ये सर आपके शुरुआत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के 4 पॉइंट थे। हम लोग और आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सर 2 पॉइंट्स और क्या क्या बचे हैं सर, आप इसे देखिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमारा 2 पॉइंट और जो बच रहा है वो है सर, पहला मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स क्या हो गए सर, अन्न जिसे हम लोग बोलते हैं। हमारे पास सर जो गेहूं, चावल, ये सारी चीजें होती हैं, इनके ऊपर आपके पास कहा जाएगा जो आपका मिलेट्स निकल कर आएगा, श्री अन्न के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है। ये जो श्री अन्न आपके पास निकल कर आएगा, इस श्री अन्न में आप क्या करेंगे सर, आपका फोकस इसके ऊपर ये रहेगा, बजट में इसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, सपोर्ट देना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के ऊपर कि किस तरीके से आपके अन्न का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा आपके अन्न रिसर्च का बढ़ाया जा सके। मैंने मेडिकल रिसर्च बोल दिया सर, ये IMR नॉट मेडिकल रिसर्च, ये मिलेट रिसर्च है,
ठीक है, मैं यहां पर बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में सर ये काम किया जाएगा। IIMR जो सरकार के द्वारा चलाई गई एक संस्थान है, वो आपके पास श्री अन्न प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा और ज्यादा से ज्यादा अन्न प्रोडक्शन के ऊपर काम करेगा। सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, देखो किसान आपके पास प्रोडक्शन कर कर दे देता है, वेयर हाउस, गोडाउन और आपके पास कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी देने का काम बहुत ज्यादा हद तक प्राइवेट हाउसेस का या आपके पास प्राइवेट हाउसेस या आपके गवर्नमेंट का रहता है। तो गवर्नमेंट अब इसके ऊपर फोकस करेगी ज्यादा से ज्यादा कि फार्मर्स का रेम्युनरेशन ऐसा हो कि वो अपने पास भी स्टोरेज का कैपेसिटी बना सके, ठीक है, और सरकारी स्टोरेज को किसान अपने फायदे के लिए यूज कर सके, ये प्रावधान लाया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, इन्हें रेंट देने से बचना पड़ेगा और किसान अपने उपज को ज्यादा दिन तक ज्यादा अच्छे से संभाल कर रख सकेगा, जिससे उसे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। अब सर इसके वजह से आपका टारगेट क्या है, देखिए आप बजट में आने वाले समय में क्या क्या फायदे आपको मिल जाएंगे। सर क्रेडिट से आपका एग्रीकल्चर, ये जो क्रेडिट का स्कीम है सर, ये पहले से आ चुका है, तो इस क्रेडिट के स्कीम के आ जाने से सर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2015 से किस तरीके से आपका ग्राफ ऊपर की तरफ शूट करते जा रहा है, जैसे का जैसा क्रेडिट फैसिलिटी आप बढ़ाते जा रहे हो। फाइनेंशियल ईयर 22 में आपके पास ये 186 लाख करोड़ का बजट चला गया था और इतने का क्रेडिट फैसिलिटी का काम आपके पास किसानों ने कर रखा है, ठीक है। 186 लाख करोड़ का आपके पास, आप देख सकते हो यहां जो फिगर्स है वो किस चीज में है सर, लैक्स करोड़ में है, और इतने का फायदा आपके पास क्रेडिट में मिला है। किसे सर, किसान को, एग्रीकल्चर सेक्टर में। फूड ग्रेन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता जा रहा है हर साल, हर साल आप देखो आपके पास ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं सर आप अपने पास फूड ग्रेन का स्टोरेज और प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हो। फाइनेंशियल ईयर 2022 में आपके पास मिलियन टन्स में देख सकते हो आप लोग, फाइनेंशियल ईयर ये टारगेट अराउंड 320 मिलियन टन्स को क्रॉस कर चुका है। 320 मिलियन टन्स का आपका रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 22 में, और इसी के साथ सर ये स्कीम्स लाए गए हैं जो इस बार टारगेट है आपका 400 मिलियन टन्स को फूड ग्रेन को चार्ज करने का, और उस तरीके से आप अपने पास आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आप अपने पास सर, सबका साथ सबके विकास में आपके पास अगला जो प्रोजेक्ट लाया गया है वो लाया गया है सर हेल्थ के ऊपर। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम लोग जा रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में अगला हमारा जो टॉपिक निकल कर आ रहा है वो क्या है सर, हमारा अगला जो टॉपिक निकल कर आ रहा है दैट इज योर हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में क्या किया गया है, नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाए गए हैं सर। इसे कोविड को ध्यान में रखकर और देश में पैंडेमिक को ध्यान में रखकर भी लाया गया है कि 157 न्यू नर्सिंग, सर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के ऊपर तो बात होती है, लेकिन डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं नर्स, पेशेंट का ध्यान रखते हैं नर्स, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 157 न्यू नर्सिंग मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड आपके काम जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ सर आपके पास सिकल सेल एनीमिया और एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च, ठीक है, यानी एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जाएगा जिससे आपके पास सिकल सेल एनीमिया का आपको भरपूर फायदा हो सके। फिर आते हैं सर आपके पास नया, इसमें क्या लाया जाएगा, मेडिकल में नए प्रोग्राम लाए जा रहे हैं जिससे फार्मास्यूटिकल्स आपके देश में बन सके। हमें फॉरेन कंट्रीज पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप देख सकते हो सर कोरोना के वैक्सीन हमारे देश ने बनाए हैं और पूरे दुनिया को इसका फायदा हुआ है। अब जो दवाइयां बनेंगी सर आपके देश में बनेंगी। और दूसरा साथ में आपके पास क्या है, ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च, ठीक है। अब ICAMR आपके पास जो रिसर्च लाएगा उसमें सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ साझा कर और सर कंट्री के डेवलपमेंट में इसे मदद करने में, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये आगे बढ़ाने में करेगा। तो अब गवर्नमेंट जो आपके पास करेगी क्या,
पब्लिक और प्राइवेट दोनों को जोड़कर आईसीएमआर के लैब्स बनाए जाएंगे, जिसमें आपके पास दोनों काम किया जा सके, यानी प्राइवेट रिसर्च और पब्लिक रिसर्च का फायदा हो सके। फिर क्या किया गया है सर, हेल्थ एंड एजुकेशन का बजट बढ़ाया गया। देखो गवर्नमेंट के पास क्या है ना कि सर हेल्थ और एजुकेशन का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेल्थ और एजुकेशन का आप अपने पास बजट नहीं लेकर आते हैं और अच्छे अमाउंट का बजट नहीं लेकर आते हैं, तो सर आप अपने कंट्री के ग्रोथ को सर आप तोड़ रहे हो। क्योंकि सर कहा जाता है कि सर आपके पास मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारे देश का कैरेक्टर तो सर बहुत ही हाई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हमारे देश का हेल्थ भी हमें ध्यान रखना है। हमारे देश के हेल्थ के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा सर, दो हेल्थ होंगे, एक तो फिजिकल हेल्थ हो गया और एक मेंटल हेल्थ हो गया। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन का है। सर हमारा टारगेट यह है कि दोनों ग्रोथ के तरफ जाने चाहिए, चाहे आपका मेंटल हेल्थ हो चाहे आपका फिजिकल हेल्थ हो। ठीक है, अब सर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर हमारा अगला जो टॉपिक है वो किस चीज से रिलेटेड है, आप देखो एजुकेशन और स्किलिंग की जो बात कर रहे थे, यहां पर आपके पास बात निकल कर आ रही है रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी हमारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग बने हुए हैं वहां पे रिवैम्प्ड यानी दोबारा से तैयार किया जाने वाला मॉडल, मोर एडवांस मॉडल आएगा, जिस वजह से आपके टीचर्स को नए ढंग से तैयार किया जाएगा ताकि आप लोगों को एजुकेट कर सके। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज बनाए जाएंगे, यानी बच्चों को लाइब्रेरी अब जाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी होगा जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा। जो बच्चा गांव का अपने पास लाइब्रेरी के कंटेंट पढ़ना चाहता है, लाइब्रेरी यूज करना चाहता है, वो हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने का आपके पास काम रहेगा। और ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल रहेंगे सभी लोगों के लिए, चिल्ड्रंस एज वेल एज एडोलेसेंट्स, ताकि वो अपने पास पढ़ाई कर सके, नॉलेज एनहांस करे। स्टेट विल एनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज। अब सर आपके पास फिजिकल लाइब्रेरीज का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा, स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा, कुछ फंड्स दे दी जाएगी, आइडियाज दे दिए जाएंगे, जगह अलॉट करा दिए जाएंगे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट आपके पास लाइब्रेरीज बना सके फिजिकल। सर डिजिटल लाइब्रेरी सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी और फिजिकल लाइब्रेरीज एज पर रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपके पास प्रोवाइड करा देंगे। फिर इसके बाद आते हैं सर, ये एजुकेशन एंड स्किलिंग की बात हो गई है। पंचायत खैर इसमें आपका साथ देने वाला है, ये बात को याद रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट को, पंचायत को इसे बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। अगला है द बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल। सर एक बड़ा बास्केट बनाया गया है और इस बड़े बास्केट में सभी चीजों को लाकर ग्रोथ एक साथ करने की बात कही जा रही है। देखो ये बड़ा टेंट क्या है, इस बड़े टेंट में आपके पास क्या सरकार ने अपना स्कीम लेकर आया। सबसे पहले सर पानी की जो समस्या है उसे ध्यान में देते हुए 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन रूरल हाउसेस में प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छा जल पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। फिर कैश ट्रांसफर का 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 1.4 लाख करोड़ फार्मर्स तक पीएम किसान मिशन तक से दिया जाएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अचीवमेंट है जो कि सरकार ने कर लिया है। मैं आपको यह बता दूं, ये अचीवमेंट्स है जो सरकार अपनी बता रही है। इंश्योरेंस कवर कर लिया गया है सर। प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है आपके पास, प्रधानमंत्री बीमा योजना में 44.6 करोड़ पेंशनर्स और अलग अलग जीवन ज्योति योजना और बीमा योजना के तहत इन्हें कवर कर लिया गया है सर। कितने का कवरेज दिया गया है? 44.6 करोड़ पर्सन, यानी कहा जाए अराउंड 40% आबादी का सर इंश्योरेंस हो गया है। फिर आते हैं 47.8 करोड़ पीएम जन धन अकाउंट्स खुल चुके हैं। इतने जन धन अकाउंट खुल चुके हैं यानी आज के डेट में रूरल एरियाज में भी लोगों के पास खाते हैं। 220 करोड़ यानी अराउंड 90% लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है। ऑफ 102 करोड़ 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशंस ऑफ 102 करोड़ पर्संस, यानी सर हमारी देश की आबादी अभी अनुमान लगाया जा रहा है 130 से 140
लाख करोड़ की है सर, सॉरी करोड़ की है, तो 130 से 140 करोड़ की आबादी में आपके पास बोला जा रहा है 102 करोड़ को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं सर, 220 करोड़ वैक्सीनेशन लग गए हैं। दूसरा आपके पास आ रहा है 9.6 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना में, यानी इतने सिलेंडर घरों तक पहुंचाया जा चुका है। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, ऐसे टॉयलेट्स बनाए गए हैं आपके पास स्वच्छ भारत मिशन के तहत, एसबीएम इज योर स्वच्छ भारत मिशन, कि आपके 11.7 करोड़ टॉयलेट्स जनता को प्रोवाइड करा दी गई। अब सर आते हैं, अगर सर ये बातें हमारे पास क्लियर हो रही हैं, ठीक है, तो अब हमारा अगला जो टारगेट है वो क्या था सर? हम लोग जो ग्रोथ देख रहे थे उसका एक समरी और चार्ट आप समझने का कोशिश करो। इंक्लूसिव मिशन के वजह से देखो आपके पास क्या क्या फायदे हुए हैं और क्या क्या आपका ग्रोथ का स्टेटस है पास्ट ईयर्स के मुकाबले। आप ये देखो, रियल जीडीपी का ग्रोथ देखो, जो ग्राफ आपके पास फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड की वजह से नीचे जा रहा था, वो कर्व कैसा चेंज किया है ये आप देख सकते हैं सर यहां पर ग्रोथ का। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आपके पास थी सर, वो जो बीच में जून और ये सितंबर में आपके पास 20 में फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में 20.9 के परसेंट पे चला गया था, वो सर घटकर आपके पास आ चुका है कितना, 7.2%। यानी शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट की दर सर 7 यानी हर 100 में से सिर्फ 7.25 लोग ही ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट है। 7.2% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट का ये रेट है आपके पास। चलिए सर, लास्ट माइल की जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें रीच करना है हमारे लास्ट माइल के ऊपर, उस लास्ट माइल में हमारे पास क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं आप इसे देखिए। रीचिंग द लास्ट माइल, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च हो जाएगा सर। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो है सर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे सर, हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या बातें कहेंगे हैं। पर्टिकुलरली वर्नरेबल, ठीक है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स श्री दैट इज SHRI शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शन आपके पास कितने हैं सर? यानी जो ट्राइबल, यानी हमारे पास जो आदिवासी जनजाति यानी ट्राइबल ग्रुप्स है, उनके लिए सर एक मिशन लॉन्च किया गया है। और वो मिशन क्या है, अब हम लोग उस मिशन के ऊपर आते हैं। उस मिशन के अंदर आपको मिशन लॉन्च कर दिया गया है जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल पीपल को, जितने भी ट्राइबल पीपल हैं सर, ठीक है, उन सारे ट्राइबल पीपल्स को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। ट्राइबल पीपल के बाद सर अगला बात क्या कहा जा रहा है लास्ट माइल में सर? क्योंकि ट्राइबल पीपल हमारे देश में जो सबसे पीछे है ना सर, वो आदिवासी लोग। अगर वो भी डेवलप हो जाए तो सर हम लोग डेवलप कंट्री में चले जाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सर। फाइनेंशियल असिस्टेंस किसे दिया जाएगा सर? ऐसे इलाकों को जो कि ड्रॉट प्रोन है इन द रीजन ऑफ कर्नाटका, ताकि और हमारा माइक्रो इरिगेशन बढ़ सके। मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड, ज्यादा से ज्यादा आपके टीचर्स को किए जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल लाया जाएगा रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा टीचर्स आपके पास आ जाएं और ज्यादा टीचर्स आपके पास एजुकेटेड अच्छे टीचर्स रहेंगे तो सर वो एजुकेशन को फैला सकेंगे। SHRI जो हम लोगों ने अभी देख रखा था, टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन, सर पुराना जो हमारा सभ्यता है और पुराने ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिसको पढ़कर हम लोग अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं, उसे डेवलप करने के लिए भारत ऐसा SHRI कर डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए अब क्या करोगे? देखो, इंसेंटिव यानी
ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए जिससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप हो, ज्यादा लोग प्रोडक्शन कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके। इसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर? ग्रोथ भी आएगा देश में और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। यानी अच्छे इन्वेस्टमेंट और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से मल्टीप्लायर इंपैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी पर, ग्रोथ भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सर, हमारे पास जो आपका है इंक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो आपके एक्सपेंडिचर है उन्हें 33.4% टू 10 लाख करोड़ तक ये बढ़ा देगी, आउटले करेगी सरकार। कंटिन्यूएशन ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल के लिए सर, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देगा जिससे आप अपने स्टेट का डेवलपमेंट करो। ये जो स्टेट वाले रोते रहते हैं कि हमें सरकार से फंड नहीं मिलती है, आप लोन लो ना, आप चुका देना, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं आपको सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। आप ऐसा करो कि आप रेवेन्यू का मॉडल अच्छा लाओ, जैसे ही आपके रेवेन्यू के मॉडल अच्छे आ जाए, आप एक काम करो, आप ऐसा लोन लो सरकार से जिस पर आपको इंटरेस्ट देना नहीं, यानी उनसे पैसे लो, देश का, अपने स्टेट का ग्रोथ करो और पैसे लौटा दो। ये काम आपके पास स्टेट्स के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है सर, जो कि यहां पर आप हमारे क्लियर कट दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सर, हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले, सबसे ज्यादा कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ रेलवे के लिए। ये जो लोग बोल रहे थे ना सर कि रेलवे के लिए क्या किया है, रेलवे के लिए क्या किया है, आज तक का सबसे बड़ा बजट रेलवे के लिए लाया गया है। 2.4 लाख करोड़ का इतना बड़ा बजट रेलवे को कभी नहीं दिया गया था। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। ऐसे 100 आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स लाएंगे जो जिनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट पोर्ट्स, कोल, स्टील और फर्टिलाइजर सेक्टर से होगी एंड टू एंड, जिससे ये 4 बड़े जो आपके सेक्टर हैं, कौन कौन से? पोर्ट्स, जो आपके पास अलग अलग पोर्ट्स हैं, कस्टम पोर्ट्स हैं, आपके पास रेलवे पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स के साथ कोल आपका एक बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का। कोल्स इज ऑल्सो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके देश में। फिर स्टील है, स्टील से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्टील्स की ग्रोथ को की बात की गई है। और फर्टिलाइजर सेक्टर यानी खाद से एग्रीकल्चर में आपको बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर की। क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड 3 सिटीज, यानी टीयर 2 और टीयर 3 के सिटीज में, यानी जो आपका टॉप सिटी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, टीयर 2 यानी सेकंड लेवल के, अदर देन मेट्रोज आपके जो सिटीज आ रहे हैं, उन लोगों को यूआईडीएफ से आपके पास फंड दिया जाएगा, उनके लिए यूआईडीएफ का फंड बनाया जाएगा। यानी टीयर 3 में आपके बहुत सारे गांव भी आते हैं, गांव वालों को अर्बन ऐसा फंडिंग किया जाएगा। ठीक है, टीयर 3 में बहुत सारी ऐसी सिटीज आती हैं जो गांव जैसी लगती हैं, और वो गांव जैसी लगने वाली सिटीज को आपको अर्बन डेवलपमेंट फंड दिए जाएंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब आते हैं सर, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात हो रही है यहां पे। ऐसा मॉडल लॉन्च किया जाए जिससे आपके गवर्नेंस पे ट्रस्ट आ सके। ये सर कैसे आएगा, हमारे गवर्नेंस पे ट्रस्ट कैसे ला सकते हैं सर? सर ऐसे मेजर्स लिए जाए जैसे मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर बनाए जाएंगे जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ावा देंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा सर? एग्रीकल्चर, हेल्थ के लिए ये सॉल्यूशन लाएंगे और सस्टेनेबल सिटीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऑटोमेटिक ऐसे सिस्टम्स हो जो आपके लिए, आपके भलाई के लिए पहले से प्रेडिक्ट कर सके कि इंसानों को क्या चाहिए। सिस्टम ऐसे हो कि इंसानों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपका सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। गवर्नमेंट ऐसे आपके पास मेजर्स लेकर आ रही है। नेशनल डेटा एनडीजीपी बनाया जाएगा, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि स्टार्टअप्स पर ज्यादा रिसर्च और ज्यादा एकेडमिक्स पर फोकस किया जा सके। विवाद यानी जिन चीजों पर विवाद हो रहा है उससे विश्वास 1 में हम लोगों ने क्या काम किया था? लेस स्ट्रिंजेंट, यानी आपके पास स्ट्रिंजेंट यानी कड़े नहीं सर, आपके पास स्ट्रिंजेंट यानी कड़े स्वभाव वाले जो कॉन्ट्रैक्ट थे उन्हें हटाकर
कम कड़े स्वभाव वाले कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया है एमएसएमईज के लिए, जिससे एमएसएमईज को कोविड के पीरियड में भी मदद मिला है, अफेक्टेड पीरियड में। दूसरा, विवाद से विश्वास 2 में आपके पास ईजियर स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम लाया गया है, जिससे कि आपके पास गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के साथ जो विवाद हो जाता है बिजनेसमैन का या एमएसएमई सेक्टर्स का, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स कम से कम हो और सर उन विवादों को विश्वास में कन्वर्ट किया जा सके। फिर आते हैं फेज 3 में ई कोर्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। अब अगला क्या है हमारे पास सर, ई कोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, जहां से सर जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन का स्पीड बढ़ाया जा सके। यानी कि सर हमारे देश में ई कोर्ट्स लाए जाएंगे। कोविड की देन है, कैमरा पर सर सुनवाई होनी शुरू हो गई थी। ई कोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स के आ जाने के बाद सर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट्स के जजमेंट फास्टर आने लगेंगे। ये है सर हमारा पोटेंशियल ट्रस्ट का। कुछ पॉइंट्स हमारे पोटेंशियल ट्रस्ट के रह गए हैं, उन्हें हम लोग सर कवर करने का कोशिश करते हैं अभी। ई कोर्ट्स के बाद सर एंटिटी डिजी लॉकर सेट्स आपको बनाए जाएंगे, जिससे बिजनेस और एंटरप्राइजेस में चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको आराम हो जाएगा। फिर आते हैं सर, इससे फायदा क्या होगा, सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग्स आ जाएंगे। यानी आप डेटा और डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन बनाइए, ऑनलाइन शेयर कर दीजिए और उसका डेटा का बैकअप आपके पास ऑलरेडी रहेगा। आपको सर पेपर फ्री करने की बात कही जा रही है, पेपरलेस करने की बात कही जा रही है। सेटिंग अप ऑफ 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज। देखो देश में 5G तो आ गया है, 5G के बहुत सारे जगह सिग्नल्स भी पकड़ने लगे हैं, तो सर अब लैब्स भी चाहिए होंगे, सर्विसेज भी चाहिए होंगे। तो 100 लैब्स बनाए जाएंगे, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। फिर आ जाते हैं सर, इन पोटेंशियल्स के बाद आपके पास क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्रांट दिया जाएगा लैब ग्रोन डायमंड्स को, LGD जिन्हें कहा जाता है। यानी सर आपके देश में खास तौर पर गुजरात में, सूरत वगैरह के इलाके में लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, यानी वहां पर आर्टिफिशियली लैब में डायमंड्स बनाया जा सकता है, हार्डेस्ट मेटल्स बनाए जा सकते हैं, वो सेक्टर को आपको लाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा सर, हम लोग डायमंड का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकेंगे और इंपोर्ट के निर्भर पर कम रहेंगे। दूसरे देशों से हमें कम आपके पास कहीं ना कहीं हमारा डायमंड्स खरीदना पड़ेगा। और इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा सर, इससे हमें यह फायदा हो जाएगा कि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लैब ग्रोन डायमंड्स का। सर इससे आगे बढ़ते हैं, जो ग्रीन ग्रोथ की बात कही जा रही है, ग्रीन ग्रोथ में आप लोग किस चीज की बात कर रहे हो, ये देखो। अब जो हमारे पास आएगा सर बात, यह है ग्रीन ग्रोथ का। ग्रीन ग्रोथ में क्या क्या है, पीएम प्रणाम योजना आएगा और इससे लॉन्च कर दिया गया है, विल इंसेंटिवाइज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिससे आपके ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां आपको बेसिक फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं होती हैं, या वो स्टेट दूसरे स्टेट्स पर डिपेंडेंट रहता है फर्टिलाइजर्स के लिए। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होगा। पीएम प्रणाम से आपके पास इंसेंटिव दिए जाएंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट से खुद वैसे फर्टिलाइजर्स ऑल्टरनेटिव ले सके। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे, इसे एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा, गोवर्धन के नाम से इसे जाया जाएगा। सर गोवर्धन, गोवर्धन के नाम से, गोबर हमें धन दे सके, ऐसा सर कॉम्बिनेशन है। आप जानते हैं हमारे देश में गोबर की पूजा की जाती है, तो गोवर्धन का आपके पास स्कीम लाया गया है, इससे आप अपने इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। साथ में इस सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके पास ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाया जाएगा, जिससे EPAs लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारे कंट्री का आपका एफिशिएंसी, आपके इकोनॉमी का, इकोसिस्टम का डेवलप होगा, इसे भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। फिर आते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए मिष्टी नाम का प्रोजेक्ट लाया जाएगा, इससे मैनग्रोव प्लांटेशन को कोस्ट लाइन में बढ़ावा मिलेगा। फिर अमृत धरोहर का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, जिससे आपके वेटलैंड्स का, जितने गीले जमीन है उनका भी अमृत धरोहर में आपके पास
अच्छे तरीके से प्रोडक्शन में, प्लांटेशन में यूज किया जाएगा। अदर इंसेंटिव्स क्या है? 10,000 बायो इनपुट्स लाए जाएंगे। 10,000 बायो इनपुट्स फार्मर्स और नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन यहां पर बैटरी एनर्जी सिस्टम्स की भी की जाएगी। प्रमोशन यहां पर कोस्टल शिपिंग एनर्जी का भी किया जाएगा। और साथ में साथ आपके ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट तो लाएंगे ही लाएंगे, फंड्स भी लेकर आएंगे और ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को हटा दिया जाएगा। यानी सर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी व्हीकल पुरानी हो चुकी है, ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को रखने का या उनके रिन्यूअल का सिस्टम जल्द ही हमारे देश से खत्म हो जाएगा और हम लोग सर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कर पाएंगे वो नए व्हीकल्स और इको फ्रेंडली व्हीकल्स को ही यूज करेंगे। अब देखो ये जो अमृत पीढ़ी है, यूथ पावर है जो हमारा, हम लोग जो अपने पास जा रहे हैं इस यूथ के पावर को यूज करने के लिए, इस यूथ के पावर में हम लोग क्या क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहां कोडिंग, एआई और रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, देखो आज के डेट में जो प्रिंटिंग होता है वो 3D सिस्टम पर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स, ये आपके पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4.0 वर्जन पर लॉन्च कर दिया जाएगा। मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म, टूरिज्म के सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सर 50 ऐसे डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे और सिलेक्ट कर उन्हें पैकेज दिया जाएगा जिससे फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आ सके। इससे फॉरेन की करेंसी भी हमारे देश में आएगी, हमारा करेंसी स्ट्रांग होगा। फिर आते हैं सर, स्टेट विल एनकरेज, आपके पास यूनिटी मॉल्स बनाए जाएंगे जिसमें ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लॉन्च होगा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट आपके पास लॉन्च किए जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट और ग्राम उद्योग के बारे में आपको बढ़ावा मिलेगा, इससे हैंडीक्राफ्ट आपके वर्कर्स को प्रमोट किया जाएगा। प्रणाम का आपका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ, मदर अर्थ के लिए है। मिस्ट्री है मैंग्रोव इनिशिएटिव ऑफ शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। गोवर्धन है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। धन, ठीक है, यहां धन कॉमन रखा गया इसलिए शॉर्ट में लिखा गया है। गोबर का फुल फॉर्म क्या हो गया? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। नेक्स्ट आते हैं सर, ये अमृत पीढ़ी यूथ पावर की हम लोग बात कर रहे थे। इस यूथ पावर के बाद अब हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे पास क्या किया गया है सर? फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे पास नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की साइट दी जाएगी। अब रजिस्ट्री घर बैठे बैठे अब करा सकते हैं सर ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा सिस्टम लाया जाएगा। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर दिए जाएंगे, CPC या CDPC आपके पास ऑलरेडी इनकम टैक्स का है, लेकिन अब कंपनीज एक्ट में भी इसका प्रावधान ला दिया जाएगा। फास्टर हैंडलिंग होगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का। क्रेडिट गारंटी स्कीम्स यानी MSMEs को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज दिया जाएगा, यह फायदा होगा सर। इसमें 2 लाख करोड़ का कोलैटरल क्रेडिट गारंटीड फ्री दिया जाएगा। कोलैटरल फ्री यानी आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। 2 लाख करोड़ का फ्री, कोलैटरल फ्री आपके पास क्रेडिट योजना दिया गया है यहां पर MSMEs के लिए। दूसरा आ जाते हैं महिला सम्मान बचत योजना में 2 साल तक के लिए स्मॉल सेविंग्स पर आपके डिपॉजिट पर फैसिलिटी 2 लाख रुपए तक का आपके दिया जाएगा। देखो स्कीम क्या है, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर अ 2-year पीरियड विथ अ डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ 2 लाख फॉर वुमेन। 2 लाख रुपए का डिपॉजिट स्कीम दिया जाएगा वुमेन्स के लिए, और सर उनके लिए आपके महिला सम्मान के लिए उनके लिए सरकार भी कुछ पैसे डिपॉजिट कराएगी। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए क्या बेनिफिट मिल गए हैं सर? डिपॉजिट लिमिट सीनियर सिटीजन का बढ़ाकर 15 लाख जो पहले था वो 30 लाख कर दिया गया है। यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग स्कीम्स में अब जो डिपॉजिट लाए गए थे पहले 15 लाख तक था, अब उसे 30 लाख कर दिया गया है। अदर इंसेंटिव्स में क्या है? गिफ्ट IFSC, ठीक है, आपके IFSC यूज कर जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है उन्हें यूज कर आप गिफ्ट दे सकते हो।
फिर आ जाते हैं क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन सिक्योरिटीज मार्केट। जो आपका सिक्योरिटीज मार्केट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, देख रहे हो आप, स्टॉक मार्केट और आपके पास फॉरेक्स मार्केट और भी बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जो इंडिया में तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। उन सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सर किस तरीके से एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और ट्रेंड प्रोफेशनल लाइंस जाएंगे, इनके ऊपर भी सर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही। फिर आ जाते हैं इस बजट में हमारे पास फिजिकल मैनेजमेंट के लिए क्या लाया गया है। सर 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल डेफिसिट 3.5% अलाउ किया जाएगा और पावर सेक्टर के लिए 0.5% की छूट दी जाएगी। फिजिकल कंसोलिडेशन क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन यानी इकट्ठा करना। टारगेट फिजिकल डेफिसिट है कि 2025-26 में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, बाहर जो हमें पैसे देने हैं लायबिलिटी के रूप में, हमें जो पैसे पेमेंट करने हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, वो फिजिकल डेफिसिट 4.5% के नीचे लेकर चले जाएंगे हम लोग। ये हमारा टारगेट है और ये बहुत बड़ा टारगेट है सर इंडिया के लिए। सर बहुत ही ज्यादा ये फिर काम करेगा। फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंडियन इकोनॉमी बैकएंड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। देख रहे हो, लॉन्ग रन की बात होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां पर आप बात लेकर आओगे, शॉर्ट टर्म की बात नहीं होने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करने का मतलब नो शॉर्ट रन, सारे के सारे लॉन्ग रन, लंबे पीरियड्स की बात आपके पास हो जाएगी। लंबे पीरियड में आप किस तरीके से अपने पास काम करने वाले हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सर इसका एक छोटा सा एनालिसिस कवर कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने ही इस चार्ट को बनाया है। आप इस चार्ट को खुद से पढ़ेंगे क्योंकि इस चार्ट में आपके पास हर जगह ग्रोथ की ही बात कही गई है। डेफिसिट कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट यानी बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक के जो एनपीएस हो रहे हैं या इवन प्राइवेट बैंक्स के, उन एनपीएस को घटाया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे हमारे बैंक बर्बाद हो जाते हैं। जो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं उन्हें एनपीएस कहा जाता है। ऐसे खराब लोन यानी बैंकों के लिए जो खराब लोन होते हैं 90 डेज के पीरियड में जिनका क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हैं, ऐसे एनपीए वाले जो आपके लोन्स हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा बैंकों के द्वारा। जीएसटी का मंथली रेवेन्यू जो है सर वो आपके पास ग्रोथ की तरफ जाएगा। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं सर मंथली रेवेन्यू का चार्ट आपके पास ग्रोथ की तरफ जा रहा है, जो लाख करोड़ में है, पहले से सर काफी ग्रो कर रहा है। सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज आएंगे सर, इंपोर्ट को आपके पास कम किया जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। फायदा क्या होगा सर, हमें ध्यान देना है किस बात में कहा जा रहा है सर, सरकार और हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। फायदा क्या होगा सर इससे, फायदा सर इससे ये होगा सर, जैसे ही एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ते चले जाएंगे, हमारा रुपया मजबूत होता जाएगा, हमारा कंट्री मजबूत होता जाएगा। इसके बारे में है ये। फिर आ जाते हैं होलसेल प्राइसिंग कन्वर्जिंग टू रिटेल प्राइसेस। होलसेल प्राइसेस के दाम पर रिटेल में सामान मिलेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को हटा दिया जाएगा। देख रहे हो आप यहां पर इस लेवल की प्लानिंग चल रही है कि रिटेलर्स से आपके पास आपके बेनिफिट के प्रोडक्ट्स आसानी से प्रोवाइड किए जा सके। अब आते हैं जिसका बहुत लोगों को इंतजार रहता है, दैट इज योर टैक्स प्रपोजल। टैक्स प्रपोजल की हम लोग अपने पास बात करते हैं। टैक्स प्रपोजल में क्या लाया गया है सर, टैक्स प्रपोजल में जब हम लोग आ रहे हैं, हायर एक्सपोर्ट्स की बात कही जा रही है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मनी वैल्यूएशन, मोर वैल्यू एडिशन करना है अपने इकोनॉमी में, और ग्रीन इकोनॉमी के लिए जाना है। सर ये समरी हुआ हमारे पास हमारे आज के बजट का, और सिंप्लीफिकेशन ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेनिफिट हम लोग इन्हीं सारे चीजों के लिए लेंगे। ये वही सारी चीजें होंगे जिनके लिए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेनिफिट लेने वाले हैं। कस्टम ड्यूटी में चेंजेस के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। चेंजेस टू कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर ली आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मोबिलिटी के लिए सर इसे किया गया है। ठीक है, हम लोग कैपिटल गुड्स में ली आयन वाले बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मोबाइल कैमरा लेंस का इंपोर्ट करेंगे बाहर से, जिससे हमें डीपनिंग वैल्यू एडिशन मिलेगा।
सर मोबाइल कैमरा लेंस को खरीदना क्यों जरूरी है सर, इसके बारे में आप गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल आप याद रखिएगा कि मोबाइल कैमरा का अगर हम लोग इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं या आगे ज्यादा रखते हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारे देश में बनने वाले मोबाइल ज्यादा खरीदे जाएंगे, चीपर रहेंगे। इससे सर हमारे पास दूसरे वे में सर जब हमारे मोबाइल्स आपके पास कहीं ना कहीं मार्केट में लॉन्च होंगे तो आपका वैल्यू एडिशन होता चला जाएगा। क्योंकि आपने सुन रखा होगा भारत ने अपना एंड्रॉयड बना लिया है जो भारत ओएस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जा रहा है फिलहाल, ठीक है। डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल पर अगेन बढ़ा दिया गया है, इससे केमिकल इंडस्ट्री को फायदा होगा। बाहर से इथाइल एल्कोहल कम खरीदना है डीनेचर्ड। की इनपुट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड, सर इनपुट्स फॉर श्रिम्प फीड जो है आपके पास, जो प्रोड्यूसिंग के लिए यूज होते हैं खासतौर पर मरीन में, उसके वजह से आपका मरीन एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी हमारे मरीन्स के जो एक्सपोर्ट है वो बाहर बढ़ जाएंगे। सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, एलजीबी की बात हो रही थी, इससे भी हमारा जब लैब में हमारे डायमंड्स बनने लगेंगे, हमारा देश डायमंड बनाने लगेगा तो बाहर में हमारे डायमंड्स का जरूरत बढ़ जाएगा। कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, सर कॉपर का जो स्क्रैप है ना उस पर कंसेशनल कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा, क्योंकि कॉपर अगर हम लोग बाहर से खरीदेंगे तो हमें फायदा होगा, हमारे देश में कॉपर का रिसोर्स बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या होगा, एमएसएमई के लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल अवेलेबल हो पाएंगे। सर ये है हमारे पास यूज हमारे कस्टम ड्यूटी को चेंज करने से। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बातें कर रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद हम लोग बात करेंगे अब डायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस के प्रपोजल में हमें क्या दिया गया है, ये बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। देखो 45% ऑफ द रिटर्न ऑफ टैक्स पेयर पोर्टल वर प्रोसेस्ड इन विद इन 24 आवर्स, ठीक है। यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो अब हम लोग फाइल कर रहे हैं ना, ये आईटीआर हमारा 24 घंटे में प्रोसेस हो जा रहा है। मैंने फाइल किया और गवर्नमेंट के डेटा में चला गया, प्रोसेस हो गया और उसे आपके पास डिफेक्टिव है, रिफंड के लायक है या नहीं है, 24 घंटे में उसे प्रोसेस कर दिया जा रहा है। ये सर हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल के बारे में बताया जा रहा है। एवरेज प्रोसेसिंग जो पहले रिटर्न के 93 डेज थे वो 16 डेज इन 8 ईयर्स लाया गया, यानी पिछले 8 सालों में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है 16 दिन के अंदर आपके रिटर्न प्रोसेस हो जा रहे हैं, जो कि पहले एवरेज 93 डेज था। अब आपके पास क्या हुआ है, 6.5 लाख करोड़ रिटर्न्स दिस ईयर फाइल हुए, मोर देन 6.5 लाख करोड़, यानी 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किए हैं। ऐसे हमारे इनकम टैक्स रिटर्न होल्डर्स हैं और फाइलर्स है। सर प्राउड बात है हमारे कंट्री के लिए। नेक्स्ट आते हैं फर्दर सिंप्लीफाइंग पर्सनल इनकम टैक्स। लोगों का जो इंडिविजुअल टैक्स है इसे आप समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले इनकम टैक्स का जो लिमिट था जो 5 लाख तक था, यानी पहले मैं बात करता हूं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अंदर। तो ओल्ड रिजीम में होता क्या था, आप इसे ध्यान से सुनिए। अगर मेरा इनकम 0 to 2.5 लाख था पुराने रिजीम में, पुराने पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे नील टैक्स देना था। 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर मेरा इनकम हुआ करता था तो मुझे 5% से टैक्स देना होता था। लेकिन अगर मेरा 5 लाख तक ही इनकम था ना, तो मुझे सरकार रिबेट दे देती थी 5 लाख तक के इनकम के वजह से, इसलिए 5 लाख तक का रिटर्न नील पर चला जाता था। यानी 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी इनकम बढ़ेगा तो ये 5% का टैक्स देना पड़ता था। अब ये 5% का टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा अगर आप नहीं पड़ता था, अगर ये हमारा 5 लाख से इनकम कम रहता था, ठीक है। 2.5% हम 2.5 लाख से 5 लाख पर जो 5% टैक्स लगता था वो नहीं देना था। ये रिबेट 5 लाख तक था। अब इस रिबेट को इस साल बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख रुपए तक। यानी सर ध्यान से सुनिएगा, सर अगर 7 लाख के बाद का इनकम, यानी 7 लाख 1 रुपए मेरा इनकम हो गया,
तो मुझे रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा, मुझे टैक्स का रेट जो पड़ा है उस स्लैब में वो देना पड़ जाएगा। लेकिन 7 लाख से कम अगर मेरा इनकम है, नेट टोटल इनकम यानी जो भी मेरा टोटल इनकम आ रहा है, इंडिविजुअल हूं मैं, 7 लाख तक है, तो सर मुझे रिबेट के वजह से 1 रुपया टैक्स नहीं, यानी 7 लाख से 1 रुपया बढ़ूंगा तो सर टैक्स लग जाएंगे, उससे कम वाले इनकम पे भी लगेगा, उससे ज्यादा वाले पे हायर रेट से टैक्स लग जाएगा। लेकिन सर अगर 7 लाख के अंदर मेरा इनकम रह गया तो सरकार हमें रिबेट देगी, 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ जाएगा। आई बात समझ में? सर ये आपके पास ओल्ड, अब नए, सर ये ओल्ड रिजीम के अंदर हम लोग बात कर रहे थे। अब जो रिबेट हमें मिलेगा वो 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए तक मिल जाएगा। अब हम लोग बातें करते हैं सर यहां पर किसकी, सर नए रिजीम के अंदर की बातें की जाती हैं। नए रिजीम में आपके पास क्या हुआ, देखो न्यू इनकम टैक्स रिजीम, इसका स्लैब रेट बना दिया गया। सर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में बेसिक क्या अंतर है? सर ओल्ड रिजीम में आपको कहीं ना कहीं 80C 80D और वो बहुत सारे आपके डिडक्शंस के सेक्शन है जिनका बेनिफिट आपको मिल जाता है, हाउसिंग लोन वगैरह के डिडक्शन आपको मिल जाते हैं ओल्ड रिजीम में। लेकिन सर आपके पास अगर न्यू रिजीम में आप फाइल कर रहे हो अपने रिटर्न को, आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो आपका प्रोफेशनल सेलेक्ट करता है ओल्ड रिजीम में फाइल करना है या न्यू रिजीम में। न्यू रिजीम में जाएंगे तो आपको बहुत सारे डिडक्शन नहीं मिलेंगे। न्यू रिजीम में सीधा साधा टैक्स रेट की बात होगी। 0 से 3 लाख रुपए तक का इनकम है, कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख है, 5% टैक्स। 6 से 9 लाख है, 10% टैक्स। 9 से 12 लाख है, 15% टैक्स। 12 से 15 लाख है तो 20% और 15 लाख से अबव है तो 30%। आप ध्यान दीजिए 3-3 लाख का बताया गया है स्लैब। हर 3 लाख के बाद 5% टैक्स का एडिशन है। लेकिन सर 15 लाख से ऊपर जाते ही आप अपने पास 30 लाख के सिस्टम में चले जाओगे। 12 से 15 लाख तक पर 20% है और 15 से आप जैसे ही ऊपर चले जाओगे आपके पास 30% है। यानी यहां देखो +5%, +5%, +5%, हर 3 लाख पे 5% का स्लैब बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन लास्ट स्लैब में कितने का इंक्रीमेंट हो गया है? 10 लाख रुपए। लास्ट स्लैब में कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो गया है? 10% का, लास्ट 3 लाख यानी 15 लाख के ऊपर। ये सर आपके पास इनकम टैक्स का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है जिससे आज के डेट में लोग खुश हैं। सर घर घर में लोग जो इनकम कमा रहे हैं वो आज खुश है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्लैब रेट में बढ़ावा, सर उन्हें मुनाफा मिला है, टैक्स कम देना पड़ेगा। सर सरचार्ज जो था 5 करोड़ के ऊपर, वो सरचार्ज पहले 37% का हुआ करता था। 37% के हायर रेट से आपको सरचार्ज मिलता था। यह सरचार्ज गिरा दिया गया है और यह सरचार्ज आपको 25% पर ले आया गया है। फिर क्या किया गया है? बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन के न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को दिया जाएगा। एक्सटेंडेड बेनिफिट मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का। इंक्रीजिंग टैक्स एग्जम्पशन लिमिट और टू 25 लाख ऑन लीव एनकैशमेंट। पहले लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जहां तक मुझे याद है सर, ये आपके पास 15 लाख या 20 लाख हुआ करता था। एग्जैक्ट फिगर मैं अभी आपको अभी नहीं बता पा रहा हूं सर, लेकिन अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है। इंक्रीज कर इसे 25 लाख पर ले आया गया है। ठीक है, आप लोग इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, पहले कितना था अब कितना हो गया है। फिलहाल ये नया रेट है, यानी लीव एनकैशमेंट पे 25 लाख रुपए का बेनिफिट आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं सिंप्लीफाइंग टैक्स बेनिफिट आपके इंडस्ट्री के लिए क्या है? सर 95% रिसिप्ट ऑफ नॉन कैश पर एनहांस लिमिट टू माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड प्रोफेशनल टू बेनिफिट प्रीजम्पटिव टैक्सेशन, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ, प्रीजम्पटिव बेसिस पर अपना रिटर्न भर दो। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 95% ऑफ रिसिप्ट आपका नॉन कैश है, खास तौर पर आप एमएसएमईज में हो, माइक्रो एंटरप्राइजेस या आप प्रोफेशनल हो, 95% कैश में आप बिजनेस नहीं करते हो, नॉन कैश रिसिप्ट, यानी मैं बैंक से, अकाउंट पे चेक्स वगैरह से मैं अपने पास रिसिप्ट ले रहा हूं, 95% तक अगर वैसा आपका रिसिप्ट है तो सर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन भी आपको पेमेंट्स पर अलाउ किए जाएंगे जैसे ही आपका पेमेंट एक्चुअली मेड हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 15% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट टू न्यू कोऑपरेटिव्स। 15% का कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट मिलेगा किसे? न्यू कोऑपरेटिव्स को।
कब से कमेंसिंग करना है मैन्युफैक्चरिंग? सर जैसे ही आपका 31 मार्च 2024 तक अगर ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, 31 मार्च 2024 तक अगर ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कमेंस कर देते हैं तो 15% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट इन्हें मिलेगा। हायर लिमिट ऑफ 2 lakhs पर मेंबर फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन्स इन कैश बाय पैक्स एंड PKRDBS। सर इसे आप गूगल करेंगे, पैक्स और PKRDBS सर एक अलग टॉपिक है, इसे आपको कवर करने की जरूरत है। हायर लिमिट आपको इसे मिलेगा। नेक्स्ट है हायर लिमिट फॉर 3 करोड़ ऑफ TDS ऑन कैश विड्रॉल। सर कैश विड्रॉल करने का पहले जो 2 करोड़ का लिमिट था उसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। 3 करोड़ तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर कैश विड्रॉल करती हैं तो उन्हें TDS नहीं लगेगा। लास्ट आ जाते हैं सर आपके पास, सर स्टार्टअप्स का आपके पास एक्सटेंशन दिया गया है। स्टार्टअप्स के एक्सटेंशन में क्या किए गए हैं? सर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टार्टअप्स के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो 1 साल यानी +1 ईयर मिल रहा है स्टार्टअप्स को। अब सर आपके पास बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स 7 ईयर्स की जगह उन्हें 10 ईयर्स तक कर दिया गया है। यानी जब से आपका स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिस दिन से आपने शुरुआत की है स्टार्टअप की, रजिस्टर कराया है, उस दिन से 10 साल तक आपको लॉसेस के एडजस्टमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ में आपके स्टार्टअप पर क्या फायदा मिला है? सर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 1 साल और का बेनिफिट, यानी अब आपका स्टार्टअप 31 मार्च 2024 तक भी अगर आप अपना रजिस्टर करा लेते हो स्टार्टअप में, तो भी आपके स्टार्टअप के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट मानेगी और स्टार्टअप की फंडिंग करेगी आप लोगों को। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बोर्ड और कमीशंस जो हैं वो स्टेट्स और यूनियन और स्टेट्स के जो भी एग्जम्प्टेड इनकम टैक्स हैं उन सारे सेक्टर्स के ऊपर ये फोकस करने वाली है। साथ में ही आपके पास IFSC गिफ्ट सिटी इन्हें 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंशन पीरियड मिला गया है। टैक्स बेनिफिट का पीरियड इन लोगों को दे दिया गया है। देखो आपके पास बहुत सारे टैक्स में अमेंडमेंट्स आए हैं, बहुत सारे आपके पास टैक्स में चेंजेस आए हैं। जो मेजर और इंपॉर्टेंट था और जो बजट में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा चाहूंगा। सर काइंडली आप सभी लोग सर इस बजट के वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को एनहांस करें। और सर कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो सर आप इसमें कमेंट कर हमसे बजट के क्लियरेंस के लिए या किसी डिटेल टॉपिक के वीडियो के लिए डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।